हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सीरीज में। आज में हमने क्या किया है कि क्लास 12th का पहला चैप्टर लिया है। हमने 11th के पहले चैप्टर का कर लिया है बॉटनी। क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है पुष्पी पाथों में लैंगिक जनन, तो यहाँ पे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना चाहिए, तो हम फिर से आके लेके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को करना। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि अपनी कॉपी लेके बैठना है और पहले वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर लिखना है, उसके बाद मिलाना है आंसर सही है या गलत। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर मिला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप लोग देखेंगे तो आज लगभग 50 क्वेश्चन है। देख लीजिए आप लोग स्लाइड आप देखेंगे तो लगभग 48 पेज है। इसको एक छोड़ दे, अगर पहले पेज को छोड़ दे तो लगभग 47 क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है कैसा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, ठीक है। कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, कम से कम कमेंट किया करो, तो उससे हमें पता चले ना कि हाँ किसके किसके पास वीडियो पहुंची, कितने लोगों ने देखा और कैसा लगा वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या हो सकती है। एक अंडाशय में कितने बीजांड हो सकते हैं? एक, अनेक, दो या एक से अनेक तक। तो हमें पता है कि एक बीजांड, एक अंडाशय जो होता है, अंडाशय में जो बीजांड होता है निषेचन के बाद वो क्या बनाता है? बीज बनाता है। निषेचन के बाद क्या बनाता है? बीज बनाता है। अब ये पूछ रहा है कि बीजांडों की संख्या जितनी होगी उतने बीज बनेंगे। इसका मतलब अगर एक बीजांड हुआ तो एक बीज, और अधिक बीजांड हुए तो अधिक बीज। तो हमें पता है कि किसी किसी फल में या फिर किसी किसी अनाज में, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया और आम हो गया, ये सब में क्या होता है? एक बीजांड होता है, क्योंकि इनमें एक बीज होता है इसलिए। अगर बात करें हम पपीता की, अगर हम बात करें आर्किड की, अगर हम बात करें आर्किड की, तो इन सब में क्या होता है? एक अंडाशय में एक से अधिक बीज होते हैं, क्योंकि इसका मतलब इनमें अनेक बीजांड होता है, तो इनमें अनेक बीजांड हो गए। तो इसका मतलब बीजांड जो होता है वो एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है। तो आपका ये देखो, केवल एक नहीं होगा, केवल अनेक नहीं होगा, दो दो कोई मतलब फिक्स नहीं है कि दो ही होगा, एक से लेके अनेक हो सकता है। यानी आपका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पुष्प का कौन सा भाग परागकणों के लिए अवतरण मंच का काम करता है? ये लाइन सीधी आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई है कि ये भाग जो होता है परागकणों के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है। अवतरण मंच का मतलब क्या होता है? जहां परागकण आके गिरते हैं। अब पुष्प के किस भाग पे परागकण आके गिरते हैं बताओ? वर्तिकाग्र पे, अंडाशय पे, वर्तिका पे या बीजांड पे? तो हमें पता है, ध्यान से सुनिएगा, हम हमें क्या पता है कि जो मादा भाग होता है जिसे हम अंडक कहते हैं, अंडक जो होता है जायांग, जो जायांग होता है वो अंडक से मिलकर बना होता है। अब जायांग के तीन भाग होते हैं मुख्यतः। ये पतली पली पतली, ये ध्यान सुनना। कहाँ गई पेन, कहाँ गया यार? हाँ, आ गया। चलो देखो, अब हमें पता है कि ये जो जायांग होता है इसमें एक पतली डंठल होती है, नली होती है, फिर ये फूला हुआ भाग होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। थोड़ा सही से बनाते हैं। ये आपकी पतली नली हो गई, ये आपका अंडाशय हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला भाग थोड़ा खुरदुरा होता है और ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाग हो गया, अगर हम बात करें इसको, तो ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं ओवरी, अंडाशय कहते हैं। चलो हिंदी में ही लिखते हैं भैया, इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अब इसको जो पतली नली होती है इसको हम वर्तिका कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है भैया, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो अब जो वर्तिका होता है, वर्तिका ये आपकी पतली नली है, ये यहाँ से लेके परागकण को यहाँ अंडाशय तक लाती है। अब गिरता किस पे है? ये जो ऊपर वाला भाग है इसी पर तो परागकण गिरेगा। यानी जो आपका वर्तिकाग्र है, परागकण इसी पे गिरता है, इसलिए परागकण का जो अवतरण मंच होता है वो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है भैया। तो आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बिना निषेचन के फल के निर्माण को हम क्या कहते हैं? ये तो सरल है। बिना निषेचन के फल के निर्माण को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन का होता है, जैसा अगर उदाहरण पूछे तो उदाहरण पूछे इसका, तो उदाहरण हो गया केला। केला बिना निषेचन का निर्माण होता है केले का, ठीक है। तो केले का निर्माण बिना निषेचन का होता है, तो इस प्रकार के जो फल होते हैं उनको हम अनिषेक फलित फल कहते हैं या अनिषेक जनित फल कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है भैया, अनिषेक फलन कहते हैं। चलिए, तो बिना निषेचन के फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं, और बिना निषेचन के बीज के निर्माण को हम असंग जनन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये नहीं है भैया, ये 60 वाट कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो 60 लिखा है ये 60 वाट कुछ नहीं है, इसको हम मिटा ही देते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, अगर अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा 3 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 मिनट, अभी तो बड़ा, 1 मिनट, 1 मिनट।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कार्यशील गुरु बीजाणु और मादा युग्मकोद्भिद की गुणसूत्रता क्या होती है? अगुणित होते हैं, अगुणित अगुणित होते हैं, द्विगुणित द्विगुणित होते हैं, अगुणित द्विगुणित होते हैं या फिर द्विगुणित अगुणित होते हैं। इनमें किसका किसका पूछ रहा है? एक तो तुम्हारा गुरु बीजाणु का पूछ रहा है, गुरु बीजाणु, और एक पूछ रहा है मादा युग्मकोद्भिद। और मादा युग्मकोद्भिद हम किसे कहते हैं भैया? भ्रूण कोश को। किसको कहते हैं? भ्रूण कोश को। इनकी हमें सूत्र गुणिता बतानी है कि एक ऐसे होते हैं अगुणित द्विगुणित या फिर द्विगुणित द्विगुणित या फिर दोनों अगुणित अगुणित। तो क्या होता है आप लोग बताएं। तो हमें पता है कि जो हमारा गुरु बीजाणु होता है वो भी अगुणित होता है, और जो आपका भ्रूणकोश होता है ये भी अगुणित होता है। तो दोनों अगुणित होते हैं, तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पांचवा, नंबर 5 है। अगला क्या है कि परिभ्रूणकोश किसमें पाया जाता है? आप देखते हैं कि क्या होता है कि जब निषेचन हो जाता है तो अंडा से फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, और जो बीजांड का अध्यावरण होता है वो बीजावरण में बदल जाता है। लेकिन जो बीजांड काय होता है वो लगभग लगभग नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ में बचा रह जाता है। तो वो जो कुछ में बचा रह जाता है उसे ही कहते हैं परिभ्रूणकोश। और इसका उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर परिभ्रूणकोश का ध्यान सुनना, अगर परिभ्रूणकोश का उदाहरण पूछे कि किसमें होता है, यार पेन नहीं चलती है इस पे, इससे हम परेशान हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर पूछे कि इस परिभ्रूणकोश का उदाहरण क्या क्या है, तो आपको उसमें दिया गया है चुकंदर, चुकंदर, काली मिर्च, चुकंदर और काली मिर्च। ठीक है, तो इनमें आपका बीजांड बचा रह जाता है, और उस जो बीजांड बचता है उसे हम कहते हैं परिभ्रूणकोश। तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिर्च, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बीज हमारी कृषि का आधार है। निम्नलिखित में से कौन बीज संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ताकि इसे वर्ष भर भोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सके, अगले वर्ष नई फसल भी पैदा की जा सके? तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम बीज को खाने योग्य बनाए रख सकते हैं और अगले साल मतलब अगले वर्ष उसको हम उगा भी सकते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा? तो हम जो होता है बीज को क्या करते हैं, नमी से बचा के रखते हैं, तो उसका निर्जलीकरण कर देते हैं, एक प्रकार का निर्जलीकरण कर देते हैं। तो जब निर्जलीकरण हो जाएगा, उसमें नमी नहीं रहेगी, तो वो अंकुरित नहीं होगा। और वैसे ही प्रसुप्ति होता है, प्रसुप्ति अवस्था में भी भैया क्या होता है, ये अंकुरण नहीं दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए और दो, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निभाग प्रदर्शित करता है। निभाग किसको प्रदर्शित करता है? अब ध्यान से सुनना। आपका बीजांड होता है, अब बीजांड की संरचना जो होती है ना, ऐसी कुछ होती है, बना दे रहे हैं, ज्यादा सही तो नहीं बनेगी, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक मिनट यार, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया भाई? चलो हम सीधा ही बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये आपकी बीजांड काय होती है, ये ऐसी कुछ संरचना होती है। ठीक है, ऐसी। और यहाँ पे जो होता है बीच में क्या होता है, यहाँ ये भ्रूणकोश होता है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि निभाग किसको प्रदर्शित करता है। अब ये जो बीजांड का ऊपरी वाला भाग होता है ना, इसको कहते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वारी क्षेत्र होता है। ठीक है भैया, ये बीजांड का शीर्ष होता है। ये जो नीचे वाला इसका आधार वाला भाग होता है, ये जो आधार वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं निभाग। ये निभागी सिरा होता है जो बीजांड के आधार को दिखाता है। किससे दिखाता है भैया? बीजांड के आधार को, नीचे वाले भाग को दिखाता है। तो जो बीजांड का निभाग होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? जो निभाग होता है वो बीजांड के आधार को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म में प्रारूपिक परागकोश में प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो अतः ये क्या कहलाते हैं? एक कोष्ठ की, द्वि कोष्ठ की, एक बीजाणुधानी, चतुर्बीजाणुधानी। तो भैया यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो उसको हम द्विकोष्ठ की कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि युग्मनज से बनता है, क्या बनता है? जो तदुपरांत गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार भ्रूण और परिपक्व भ्रूण में बदलता है। तो युग्मनज से क्या बनता है? जब निषेचन होता है तो ये युग्मनज होता है, तो युग्मनज से क्या बनता है? युग्मनज से बनता है आपका सबसे पहले प्राक भ्रूण। क्या बनता है भैया? प्राक भ्रूण, प्रोएम्ब्रियो बनता है। तो वो प्रोएम्ब्रियो आगे फिर उसके बाद विभाजन होकर गोलाकार बनाता है, फिर गोलाकार विभाजित होकर हृदयाकार बनाता है, और हृदयाकार लास्ट में विभाजित होकर परिपक्व भ्रूणपोष बनाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या बनेगा? टारपीडो भ्रूण नहीं बनेगा, टारपीडो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूणपोष नहीं बनेगा, प्राक भ्रूण बन जाएगा। एकदम सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिना निषेचन के फल के निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। ये तो अभी हम देख लिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है कि निम्न पादपों में, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि निम्न पादपों में बीजांड कायिक कोशिका विभाजित होकर भ्रूणों का निर्माण करती हैं या भ्रूणों के रूप में विकसित होते हैं किसमें? तो इसका मतलब जब बीजांड काय की कोशिका क्या होगी भैया? बीजांड काय कोशिका विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करेगी, उसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाएंगे। कहने का मतलब ये आपके क्वेश्चन में जो है ना, बहुभ्रूणता का उदाहरण पूछ रहा है कि बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर क्लास में दिया है, तो उसके 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक सिट्रस यानी जो नींबू वंश होता है उसमें, और एक आम में बहुभ्रूणता होती है जिसमें बीजांड काय की कोशिका विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करने लग जाती है, भ्रूणकोश का निर्माण करने लग जाती है, या भ्रूण का निर्माण करने लग जाती है। ठीक है भैया, अगर पार्थेनियम और घास पूछे, ये पार्थेनियम और घास का जो उदाहरण दिया गया है, ये असंग जनन में दिया गया है। किसमें दिया गया है? असंग जनन में। ठीक है, असंग जनन में। मटर और चना जो होते हैं ये आपके अभ्रूणपोषी होते हैं, अभ्रूणपोषी, इनमें भ्रूणपोष नहीं होता, अभ्रूणपोषी होते हैं। और गेहूं और चावल जो होते हैं भैया, ये भ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन में चलो हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। ये भ्रूणपोषी, इनमें भ्रूणपोष बचा रहता है, इनमें भ्रूणपोष नहीं बचता। ये असंघनन दर्शाते बिना निषेचन का बीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये सिट्रस और जो आम होते हैं बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलो अगला कह रहा है कि परागकोश की सबसे भीतरी स्तर का कार्य क्या होता है। हमें पता है कि परागकोश की 4 स्तर होती हैं। परागकोश की 4 स्तर में जो सबसे बाहरी स्तर होती है उसको कहते हैं बाह्य त्वचा। सबसे बाहर जो होती है उसको कहते हैं बाह्य त्वचा। फिर बाह्य त्वचा के जो अंदर होती है उसको कहते हैं अंतस्थीसियम। उसको हम क्या कहते हैं भैया, अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम। उसके बाद अंतस्थीसियम को जो नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं, मध्य परत। उसके नीचे क्या होता है, मध्य परत। और मध्य परत के यानी सबसे नीचे जो चौथी परत होती है उसको हम कहते हैं टेपिटम। उसको हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं, ठीक है। और टेपिटम का कार्य क्या होता है, पोषण देना। तो टेपिटम आपकी पोष की प्रकृति की होती है, ठीक है। अगर हम पूछे कि एक पुष्पी पादप में, अगली कोशिका क्या है, एक पुष्पी पादप में 80 नर युग्मक के निर्माण के लिए कितनी अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ी। 80 नर युग्मक, इस बात पे आप लोग गौर करिएगा, नर युग्मक पूछ रहा है। तो आप देखते हैं, ध्यान से सुनना, एक बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये 2 जन होती है, यानी डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, ध्यान से सुनना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। तो इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। इससे क्या बनता है भैया, 2 कोशिकाएं बनती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। ये क्या हो जाती है, एन होती है। और जब इनमें, ध्यान सुनना, जब इनमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, मियोसिस 2 जो होता है, वो लगभग समसूत्री के लिए होता है, समसूत्री के जैसा होता है। तो इसमें भी ये चारों कोशिकाएं क्या होती हैं, अगुणित होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगुणित होती हैं। तो ये जो बनते हैं 4, इसको हम क्या कहते हैं, परागकण। क्या कहते हैं भैया, परागकण। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो परागकण होता है, ध्यान से सुनना, अब अगले पेज में हम तुम्हें समझा देते हैं, ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए ये एक, जब आपने देखा कि एक मियोसिस हुआ, एक मियोसिस से 4 परागकण बने। कितने बने भैया, 4 परागकण। 4 परागकण, परागकण नहीं पूछ रहा। अगर परागकण पूछता 80 परागकण बनने के लिए कितने समसूत्री विभाजन चाहिए, तो आप कहते 20, क्योंकि 1 से 4 बनता है तो 20 से 80 हो जाता है। लेकिन वो परागकण पूछ नहीं रहा है, वो नर युग्म पूछ रहा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका परागकण होता है वो लगभग गोलाकार संरचना होती है, और इसमें 2 कोशिकाएं होती है। इसमें कितनी कोशिका होती है, 2 कोशिका होती है भैया। एक आपकी बड़ी कोशिका होती है जिसको हम कायिक कोशिका कहते हैं, ये जो होती है इसको हम कायिक कोशिका कहते हैं। और जो नीचे छोटी कोशिका होती है इसको हम जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसका आकार अनियमित होता है, और इसमें भोज्य पदार्थ जो काफी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और जो ये जनन कोशिका होती है तर्क रूपी होती है, और ये जो कायिक कोशिका का कोशिका द्रव होता है ना, उसमें तैरती रहती है। इसमें भी केंद्र काफी विकसित होता है। अब ये जो जनन कोशिका होती है, अब इसको कहते हैं द्विकोशिकीय अवस्था का परागकण है, ठीक है। अब ये जनन कोशिका जो होती है ना, आगे चल के समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो इसमें कुल कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं हो जाती है। ये आपके 2 नर युग्मक बन गए। तो ये जो है, ये 2 आपके अब नर युग्मक बने, ठीक है, नर युग्मक। लेकिन विभाजन कौन हुआ, समसूत्री। यहाँ पे कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन। तो एक देखो, ध्यान सुना, एक मियोसिस हुआ लघु बीजाणु मात्र कोशिका में या पराग कोशिका में, तो 4 परागकण बने। अब परागकण में एक मियोसिस, फिर समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे 2 नर युग्मक बने। तो आप कह सकते हैं कि 4 परागकण से 8 नर युग्मक बनेंगे। अब 8 नर युग्मक के लिए एक मियोसिस चाहिए, 8 नर युग्मक के लिए एक मियोसिस चाहिए। तो 80 नर युग्मक के लिए कितने मियोसिस चाहिए, 10। तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पराग नलिका अवमुक्त करती है। पराग नलिका क्या अवमुक्त करती है, एक नर युग्मक सहायक कोशिका में और एक कोशिका के कोशिका द्रव में, और दूसरा वाला नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव में। ऐसा नहीं है, दोनों नर युग्मक को केंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव में डालती है, नहीं, कोशिका केंद्रीय कोशिका की तो कोशिका द्रव में डालती नहीं, सहायक कोशिका में डालती है, और दोनों सहायक कोशिका के कोशिका द्रव में डाल देती है। कोशिका द्रव में जो, तो फिर सहायक कोशिका से एक कोशिका क्या होता है, अंड कोशिका से विभाजन निषेचन करता है, दूसरा केंद्रीय कोशिका से, ध्रुवी केंद्र से। दोनों नर युग्मक को प्रतिव्यासांत कोशिका में, गलत, दोनों नर युग्मक को सहायक कोशिका के कोशिका द्रव में डालती है। एकदम सही ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पादपों में बीजाणु जन ऊतक बनाता है। बीजाणु जन ऊतक कौन बनाता है, बीजाणु जन कोशिकाएं व भित्ति, केवल टेप्टम वो बीजाणु जन कोशिका, केवल बीजाणु धानी की भित्ति। तो आप बता सकते हैं कौन सा बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो बीजाणुजन की कोशिकाएं होती हैं और भित्ति जो होती है, उनकी दोनों जो होती है वो क्या करती है, बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि पुष्पी पादप में 2 कोशिका युक्त परागकण से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनने के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता होती है। अब ये तुमसे पूछ रहा, जानते हो क्या, ये परागकण है, परागकण में ये जनन कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है, ठीक है। अब इससे पूछ रहा है कि इस परागकण से अब ये जो नर युग्मक बनते हैं इसके लिए क्या चाहिए होता है। तो भैया हमें पता है कि परागकण से नर युग्मक बनने के लिए जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है, और इसके लिए किसकी जरूरत होती है, समसूत्री विभाजन की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्पी पादपों में नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, नर युग्मक या गुरु बीजाणु। तो जो पुष्पी पादप की नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है वो लघु बीजाणु होती है। लघु बीजाणु से फिर वही जो परागकण बनता है, परागकण विकसित होकर नर युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बीजांड काय की काया बीजांड ग्रंथि से जिस स्थान पे संगलित यानी जुड़ती है उसे निभाग कहते हैं। अब आप लोग बताओ, उसे निभाग कहते हैं कि या नाभिका कहते हैं। बहुत छोटी मिस्टेक है, ऐसे ही आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएगा लाइन टू लाइन और आपको लगेगा कि ये सही है, बट भैया ये सही नहीं है, ये निभाग बोल रहा है, जबकि वो जो होता है ना नाभिका, उसे हम नाभिका कहते हैं, जहाँ बीजांड वृंत और बीजांड का शरीर जुड़ता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है कि ध्रुवी केंद्रक केंद्रीय कोशिका में अंड उपकरण के ऊपर स्थित होता है। ध्रुवी केंद्रक केंद्रीय कोशिका में अंड उपकरण के ऊपर स्थित होता है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जो आपके इसमें दिया गया है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है, ये बीजांड को उल्टा करके उसके सापेक्ष बताया गया। ध्यान से सुनना, ये आपका भ्रूण कोश होता है, ठीक है। ये आपका भ्रूण कोश होता है, कुछ ऐसा होता है, फिर से बना देते हैं, बना नहीं है सही से, ठीक है। ये आपका भ्रूण कोश होता है भैया, ठीक है। अब भ्रूण कोश में आप पढ़ते हो कि ये ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, नीचे 2 कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सहायक कोशिका कहते हैं, और एक कोशिका होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं, और यहाँ पे आपके ध्रुवी केंद्रक होते हैं। अगर आप इस हिसाब से उत्तर देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि ध्रुवी केंद्रक केंद्रीय कोशिका में अंड उपकरण के ऊपर स्थित होता है। अब ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पे ये जो है ना, ये है अंड कोशिका, अंड सेल है, और ये जो है नीचे वाली दोनों है, ये सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका है, ऊपर तीनों जो है वो प्रतिव्यासांत कोशिका है, प्रतिव्यासांत कोशिका है, ठीक है, प्रतिव्यासांत कोशिका है। अब ये कह रहा है कि अंड सेल जो होती है, जो एक ध्रुवी केंद्रक है, ये अंड उपकरण, ये दोनों मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं, ठीक है, अंड उपकरण बनाते हैं, कि अंड उपकरण के ऊपर स्थित होता है। अगर आप हिसाब से देखोगे तो अंड उपकरण के ऊपर स्थित है, सही है, लेकिन जो एनसीईआरटी इसका आंसर देती है ना, इसको उल्टा करके देती है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसका जो चित्र बना है वो कुछ ऐसा बना है, बना तो ऐसा ही, समझाया ऐसा है, लेकिन वो जो इसका उत्तर दिया है वो इसके उल्टे के सापेक्ष में दी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वो जो आंसर दी है एनसीईआरटी इसके सापेक्ष में दी है कि यहाँ पे आपका जो सहायक कोशिका होती है वो यहाँ होती है, यहाँ आपका अंड कोशिका होती है, ये आपके ध्रुवी केंद्रक होते हैं, और प्रतिव्यासांत कोश के नीचे ये सीधा आपका भ्रूण कोश है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है कि अंड उपकरण जो होता है उसके नीचे होता है ये केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक, उसके ऊपर नहीं होता, उसके नीचे होता है। एनसीईआरटी आपकी इस रेस्पेक्ट में आंसर देती है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, ये लाइन लिखी है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि अनउन्मील परागण यानी कि लिस्टोगेम में जो फ्लावर होते हैं वो सदियों स्व परागण होते हैं। एकदम सही बात है, जो अनउन्मील परागण पुष्प होते हैं वो कभी खुलते नहीं है, खुलते नहीं है तो उनके बाहर से परागकण आएगा नहीं, तो उनका ही परागकण उनके वर्तिका पे जाता है, तो उनके सदियों स्व परागण होता है, ठीक है। और कह रहा है कि पराग नलिका 2 नरयुग्मकों को अंड कोशिका के जीव द्रव्य में उन्मुक्त करती है। गलत बात है, अभी हमने पढ़ के आया कि सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में करती है भैया, अंड कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं करती है, जीव द्रव्य में नहीं करती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि बीजाणुजन, प्रत्येक बीजाणुजन ऊतक एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। बीजाणुजन कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? हमें पता है कि जो बीजाणुजन कोशिका होती है अर्धसूत्री विभाजन करती है और पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती है। चलिए उसमें पराग मात्र सॉरी उसमें जब असूत्री विभाजन होता है तो परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अनेक प्रजातियों में कुछ परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी व श्वसन वेदना पैदा कर सकते हैं, जो कभी कभी चीरकालिक यानी लंबे समय श्वसन विकार उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अब इसमें लंबे समय वाले श्वसन विकार कौन कौन से आप लोग बताओ। तो लंबे समय में हमें पता है कि अस्थमा भी आपका चीरकालिक रोग होता है, और ब्रोंकाइटिस भी, जो ब्रोंकाइटिस जिसको हम श्वसनी शोथ कहते हैं, ब्रोंकाइटिस को हम हिंदी में श्वसनी शोथ कहते हैं, ठीक है, श्वसनी शोथ, ये श्वसनी शोथ भी आपका चीरकालिक रोग होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका जो तर्क आकृति की होती है, घनीज द्रव्य वाली होती है, उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कि जो परागकण होता है उसमें 2 कोशिका होती है, एक बड़ी होती है जिसे कायिक कोशिका कहते हैं, एक छोटी होती है जिसे जनन कोशिका कहते हैं। ये तर्क के आकार की होती है, इनमें सघन जीव द्रव्य होता है। तो जो तर्क के आकार के और सघन जीव द्रव्य वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? उसको हम जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारूपी आवृत्त बीजी के परिपक्व भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिका होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इससे याद रखिएगा कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं भैया? प्रतिव्यासांत कोशिका। 2 केंद्रक आपके बीच में होते हैं जिन्हें ध्रुवी केंद्रक कहते हैं, और आपके नीचे 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, और एक आपकी अंड कोशिका होती है। तो अगर हम बात करें कोशिका की तो 3 प्रतिव्यासांत कोशिका प्लस 1 अंड उपकरण कोशिका, अंडवा कोशिका प्लस 2 सहायक कोशिका, और एक ये पूरी जो बड़ी सी दिख रही है केंद्रीय कोशिका कहते हैं, तो एक कोशिका ये, तो 3 2 5 1 6 1 7 7 कोशिका हो गई। और केंद्रक की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हो गए। तो 7 कोश की 8 केंद्र की भ्रूणकोश आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपरा से उत्पन्न होने वाली गुरु बीजाणुधानी या दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाती है? तो गुरु बीजाणुधानी हम किसे कहते हैं? बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घास में केवल एक बीजपत्र होता है, एक बीजपत्रियों में केवल एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं जिनमें दोनों विकसित होते हैं। लेकिन एक बीजपत्री में क्या होता है कि 2 बीजपत्र होते हैं, एक तो विकसित होता है, एक विकसित बीजपत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं? घास परिवार के जो बीजपत्र होते हैं उनको हम स्कुटेलम कहते हैं भैया, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, उसको हम क्या कहते हैं? स्कुटेलम। और एक जो दूसरा बीजपत्र होता है वो विकसित नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अधिकोरक एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं भैया? अधिकोरक एपीब्लास्ट कहते हैं। तो पूछ रहा है कि एक बीजपत्र होता है, मतलब ये जो विकसित होता है इसकी बात कर रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं? स्कुटेलम या हिंदी में प्रसल्क कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीज पत्रोपरिक में, ध्यान से सुनना, बीज पत्रोपरिक में प्रोरोसिस तथा कुछ आदिकालिक आद्य पर्ण होते हैं जो एक खोखली पर्णी संरचना को घेरते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रांकुर, मूलांकुर, प्रसल्क और टीमेन क्या कहते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या कहते हैं? तो हमें पता है भैया कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बीज पत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो बीज पत्र में बताया जाता है कि प्ररोसिस की बात कर रहा है। अब हमें पता है कि ये ध्यान से सुनना, बीज पत्र में
दो बीज, मान लीजिए दो बीज पत्री है तो दो बीज पत्र होंगे, एक मूलांकुर होता है, ये परांकुर ऊपर वाला होता है जो मूल का निर्माण करता है उसे मूलांकुर कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि प्ररोह शीर्ष, अब प्ररोह शीर्ष किससे बनता है? मूलांकुर से बनता है, सॉरी परांकुर से बनता है। तो परांकुर को ढकने वाली जो संरचना होती है वही आपकी आद्यकालिक होती है, आद्यपर्ण होती है, खोखली पर्णित संरचना होती है। तो ये जो परांकुर को ढकती है इसको हम क्या कहते हैं भैया? परांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, बीज पत्रोपरिक है, इस भाग को ऊपर वाले को बीज पत्रोपरिक कहते हैं, नीचे बीज पत्राधार कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और मूल को ढकने वाला जो होता है उसको मूलांकुर चोल कहते हैं। यहाँ आपको बीज परोह शीर्ष को ढकने की संरचना वाली बात कर रही है तो उसको हम परांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उन्मील और अनुन्मील परागणी यानी क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस परागणी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? तो हमें पता है कि जो वायोला होता है, ऑक्जेलिस होता है, कोमिलाइना जो होता है, इन तीनों में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो उपरोक्त सही भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है, परंतु ऐसी प्रजातियां जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ये तो देख रहे हो कितनी बार दोहराया जा रहा है, तो आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गैर एल्बुमिनस बीज किसमें पाया जाता है? यानी गैर एल्बुमिनस का मतलब होता है अभ्रूणपोषी। क्या होता है भैया? अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। तो किसमें भ्रूणपोष नहीं बचता? आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है। तो जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं बचता, अधिकतर द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी होते हैं। जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई, ठीक है, ये सब आपके अभ्रूणपोषी होते हैं। आप याद रखना अरंडी आपका द्विबीजपत्री होता है लेकिन ये भ्रूणपोषी होता है, इनमें भ्रूणपोष बचा रहता है तो ये अपवाद स्वरूप होता है। ठीक है, तो आपका मटर भी गैर एल्बुमिनस होता है और मूंगफली भी गैर एल्बुमिनस होती है। मक्का एक बीजपत्री है, इनमें भ्रूणपोष बचा रहता है तो ये भ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन गैर एल्बुमिनस से अभ्रूणपोषी है? तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? अभ्रूणपोषी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बीज में बीजांडकाय शेष रह जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बता के, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो हमने कहा कि बीजांडकाय अधिकतर में नष्ट हो जाता है लेकिन कुछ में बीजांडकाय बचा रहता है, जैसे आपका चुकंदर, काली मिर्च हो गया। तो जो बचा हुआ बीजांडकाय होता है उसको भैया हम पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पेरिकार्प क्या होता है जानते हो? जो फल की सबसे बाह्य फल भित्ति होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं। टिगमेन जो होता है, टिगमेन यहाँ गलत लिखा है लेकिन ये टिगमेन होगा। तो जो बीज का बाहर वाला भाग होता है उसे हम टेस्टा कहते हैं, बीज आवरण कहते हैं, और जो आंतरिक बीज आवरण होता है उसे टेगमन कहते हैं। और प्रसल को तो अभी बता के कि एक बीज पत्रियों में जो बीज पत्र होता है उसे प्रसल क्या है, इसको टेगमन कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि भ्रूण विकास से पहले हो जाता है किसी में आवृत बीज में यानी एंजियोस्पर्म में। तो पौधे में भ्रूणपोष कैसा होता है? तो हमें पता है कि जो आवृत बीज में भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, थ्रीजन होता है। लेकिन जो अगर यहीं पे आपके अनावृत बीज की बात करें यानी जिम्नोस्पर्म की बात करें, किसकी बात करें? जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें निषेचन के पहले बनता है और अगुणित होता है, लेकिन आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद बनता है और त्रिगुणित होता है संरचना। ठीक है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ध्यान से सुनना, ये चीजें तुम्हें बहुत बार कंफ्यूजन होगी लेकिन तुम्हें आज एकदम क्लियर कर दे रहे हैं बढ़िया से पेज पर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो संरचना होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मान लीजिए ये एक पादप है। ठीक है, अब एक पादप में एक पुष्प लगा हुआ है, एक पुष्प में ये आपके भैया परागकोश है, ये पुंकेसर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये परागकोश है और यहाँ पे आपका वर्तिकाग्र है। अब किसी पुष्प के परागकण का निकलकर उसी पुष्प पर जाना, ध्यान से सुनना, किसी पुष्प के परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं, यानी स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है कार्यकी और आनुवांशिक दोनों रूप से स्वपरागित होता है क्योंकि ये उसी पुष्प पे जा रहा है, उसी पुष्प का परागकण है, तो ये दोनों प्रकार से स्वपरागण होता है। अब ध्यान से सुनना, अब मान लीजिए एक पादप है, इसमें एक पुष्प यहाँ है, ये पुष्प है और एक पुष्प यहाँ है। ठीक है, एक पुष्प यहाँ है और इसका वर्तिकाग्र ये है, ये पुंकेसर है। अब एक पादप के एक पुष्प का परागकण निकल के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जब जाते हैं तो इस घटना को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और अगर एक पादप में एक ही पुष्प है, मान लीजिए ये मान लीजिए ये नर वाला भाग है, दूसरा पादप जिसमें मादा वाला भाग है और यहाँ पे वर्तिकाग्र है, तो एक पादप से दूसरे पादप पे जाना ये क्या कहलाता है भैया? पर परागण कहलाता है। इसको हम पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसको कहते हैं ऑटोगैमी, इसको कहते हैं जिटेनोगैमी, इसको कहते हैं जीनोगैमी। ठीक है, अगर पुष्प के उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे जा रहा है तो इसको हम कहते हैं स्वयुग्मन, और ये कारकी और आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण होता है। सजात पुष्पी परागण जो होता है, आप इसको कार्य के हिसाब से देखोगे तो ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प जा रहा है तो आपको पर निषेचन या पर परागण दिख सकता है, लेकिन कार्य के रूप से ये पर परागण होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होता है क्योंकि भैया आनुवांशिक रूप से इसी पादप का ही तो है तो इसी पादप का परागकण, तो आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागण होता है और ये आनुवांशिक और कार्य दोनों रूप से पर परागण होता है। अब ये क्या कह रहा है कि एक ही पादप के, ध्यान सुनना, एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के, उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जा रहा है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं भैया? सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी। ठीक है, अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि परिभ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? अभी बता के आए भैया जस्ट पीछे, चुकंदर में भी पाया जाता है, काली मिर्च में भी पाया जाता है, यानी एक और दो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी एंजियोस्पर्म में पाया नहीं जाता है। परिभ्रूणपोष होता क्या है? बीजांडकाय का शेष भाग होता है, किसी में बीजांडकाय बच जाता है उसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। अगला है कि जायांग का वह भाग जो परागकणों का अवतरण का मंच का कार्य करता है, सबसे पहले ही क्वेश्चन करा दिया भैया, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं।
अगला कह रहा है कि पराग कोश की आंतरिक भित्ति जो टेप्टम होती है, देखो नाम भी बताया, टेप्टम का कार्य क्या होता है, टेप्टम क्या कार्य करता है, पोषण देता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी में दो अचल नर युग्मक का निर्माण कौन करता है। अब बताओ भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, तो अभी ये भी क्वेश्चन दो तीन बार एक्सप्लेन कर दिए। ये पूछ रहा है कि नर युग्मक कौन बनाता है, तो हमें पता है कि ये परागकण होता है, ये हमारा, एक मिनट भैया थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, काफी टाइम से एक ही कलर चल रहा है, ठीक है। ये परागकण होता है, परागकण में दो कोशिका होती है, एक स्काई कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। अब ये जनन कोशिका क्या करती है, आगे समसूत्री विभाजन करती है और दो नर युग्मक का निर्माण कर लेती है भैया। इसको कहते हैं द्विकोशिकीय अवस्था। जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें दो कोशिकीय अवस्था में परागण होता है, 60% आवृत बीजी में द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, और जो बाकी 40% बचते हैं उनमें तीन कोशिकीय अवस्था में परागण होता है। इसको कहते हैं कि मतलब अपूर्ण परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है, ये पूर्ण परिपक्व होता है। तो अचल नर युग्मक का निर्माण कौन करता है, जो जनन कोशिका होती है भैया, वही आपका समसूत्री विभाजन करके अचल नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो जनन कोशिका आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनन कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से चने के बीज में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो चने के बीज में क्या नहीं पाया जाता है, मूलांकुर नहीं पाया जाता। देखो मूलांकुर तो नहीं होगा तो भैया मूल नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो मूलांकुर के ऊपर वाला भाग होता है उसको बीजपत्राधार कहते हैं, और जो परांकुर के नीचे वाला भाग होता है उसको बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बचा परांकुर चोल, भैया परांकुर चोल आपके चने के बीज में नहीं होता है, ठीक है। इसको परांकुर को ढकने वाली संरचना नहीं होती। अगला कह रहा है कि एल्यूरान परत जो प्रोटीन प्रचुर होती है, जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रचुर मात्रा होती है, और जो एल्यूरान परत होती है ये आपकी त्रिगुणित होती है, ठीक है। ये आपकी त्रिगुणित होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, कुछ फसलों में पाई जाती है। किससे संबंधित है, तो आप टेस्टा, ये तो बीज आवरण है, बाह्य बीज आवरण, ये आंतरिक बीज आवरण, टेगमेंट, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। अब ये जो होता है ना भैया, एल्यूरान की जो परत होती है ये भ्रूणपोष से संबंधित होती है। भ्रूणपोष के बाहर एक त्रिगुणित संरचना पाई जाती है, जैसे मक्के में पाई जाती है, तो इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा होती है, इसको हम कहते हैं एल्यूरान परत। तो एल्यूरान परत का जो संबंध होता है वो आपके भ्रूणपोष से होता है, भ्रूण से नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजांडकाई बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। फिर से वही पूछ रहा है कि बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, जिसमें बीजांडकाई की कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो बीजांडकाई में किसमें किसमें पाया जाता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता अभी हमने पढ़ के सिट्टस यानी नींबू वंश में और आम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यार, पिन इस पे चलता नहीं है सही से, तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना भैया, ठीक है। चलो अगर हम बात करें परिभ्रूणपोष निम्न में से किसमें पाया जाता है, फिर से वही चुकंदर काली मिर्च आ गया। देखो एंजियोस्पर्म के संबंध में कौन सा क्रम सही है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान सुनो, कौन सा क्रम सही है, तो कह रहा है कि पहले अंकुरण होगा, फिर भ्रूणपोष का निर्माण होगा, फिर बीज प्रकीर्णन होगा, फिर द्विनिषेचन होगा। एक बात बताओ भैया, बिना निषेचन के बीज बनेगा कैसे, और जब बीज बनेगा तो बीज का पहले प्रकीर्णन होता है, पहले बीज का छितराव होता है, जब बीज का प्रकीर्णन हो जाता है तब वो जाके अंकुरित होता है, ठीक है। भ्रूणपोष का निर्माण तो निषेचन से पहले हो जाता है, यानी ये गलत है। आगे कह रहा है कि निषेचन, फल निर्माण, ग्राफ्टिंग। अब देखो जो ग्राफ्टिंग होती है भैया वो निषेचन से पहले की जाती है, निषेचन के बाद नहीं की जाती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब इसमें देखो कह रहा है कि पहले परागण होगा, हाँ पहले परागण होता है, परागण के बाद नर युग्मक जाके अंड कोशिका से मिलते हैं तो निषेचन होता है, निषेचन के बाद बीज निर्माण होता है, उसके बाद अंकुरण होता है। ये एकदम सही आपका क्रम है, ठीक है। आगे कह रहा है कि परिपक्व समसूत्री विभाजन विभेदन। भैया बिना विभेदन के परिपक्व तो होगा, जब कोशिकाएं विभेदित हो जाती है तो वो परिपक्व कोशिका बन जाती है, यानी मतलब आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका, अगुणित संरचना पपीता के नर पादप में पाई जाती है। अगुणित कोशिका पूछ रही है पपीता के नर, ध्यान से देना। देखो प्रतिव्यासांत कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जनन कोशिका, इसमें से कौन सा ही होगा, ध्यान से सुनना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका तो आपकी द्विगुणित होती है, ये हो नहीं सकती। चलो पूछ रहा है कि अगुणित संरचना। अब इसमें से कई लोग होंगे जो ए और सी लगाए होंगे, क्योंकि प्रतिव्यासांत कोशिका भी अगुणित होती है, ध्यान से सुनना। प्रतिव्यासांत कोशिका भी अगुणित होती है और आपकी जनन कोशिका भी अगुणित होती है, और आधे से ज्यादा लोग ए और सी दोनों ऑप्शन लगाए होंगे, सही है। अब कमेंट में जरूर बताना किसका किसका गलत हुआ है, जबकि ये गलत आंसर है। आपका आंसर सी होगा, जनन कोशिका। ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि पपीता के नर पादप में, भैया ये जो प्रतिव्यासांत कोशिका होती है भ्रूण कोश की कोशिका होती है, और जो भ्रूण कोश होता है ये मादा युग्म कोशित होता है, ये मादा पादप का भाग होता है, नर पादप का नहीं होता। और ये जो जनन कोशिका होती है भैया, ये परागकण के दो कोशिकाएं होती है, काय कोशिका, एक जनन कोशिका। तो ये परागकण से संबंधित है, नर पादप से संबंधित है, तो जनन कोशिका ही आपके नर पादप में पाई जाएगी। प्रतिव्यासांत कोशिका भी अगुणित होती है, लेकिन ये भैया मादा का भाग है, लेकिन ये नर वाला पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताना किसका किसका आंसर गलत हुआ था, सिली मिस्टेक हुआ था। आगे कह रहा है कि एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बताया कि ए, ध्यान से सुनना, ये आपका परागकण होता है, इससे ये पूर्ण विकसित नहीं होता, इसमें एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। जब जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने केंद्रक है, तो एक कायिक कोशिका का केंद्र, दो जनन कोशिका या नर युग्मक के केंद्र, तो कुल केंद्र की संख्या कितनी हो गई, 3, ठीक है।
अगला है कि जिटेनोगामी मतलब सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण का मतलब हो गया कि एक पादप के एक पुष्प से परागकण का निकल के उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जाना। ठीक है, कह रहा है कि उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिका में स्थानांतरण होता है, क्या होता है। तो हमने बताया कि क्रिया के हिसाब से देखोगे तो आप देखोगे एक पुष्प से दूसरे पुष्प जा रहा है, मतलब स्थान बदल रहा है, पुष्प बदल रहा है, तो क्रियात्मक रूप से ये पर परागण होता है। लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होता है भैया, क्योंकि जो परागकण होता है पादप तो वही है, आनुवांशिक सबका तो एक है, आनुवांशिकता एक ही होगी, क्योंकि वो एक ही पादप का परागकण है उसी पादप के वर्तिका पे जा रहा है। ध्यान सुनना, पादप तो एक है ना, भले पुष्प अलग है, अब पुष्प से इस पुष्प पे जा रहा है, पुष्प बदल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि क्रियात्मक रूप से क्रिया जो हो रही है वो पर परागण वाली हो रही है। लेकिन आनुवांशिक रूप से पादप तो एक ही है, तो वो आनुवांशिक रूप से स्वपरागण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायु परागण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वायु परागण में हल्के व चिपचिपाहट रहित परागकण होते हैं, एकदम सही बात है, हल्के होते हैं ताकि हवा चले उड़ जाए, और चिपचिपाहट रहित होते हैं, इनमें चिपचिपापन नहीं पाया जाता। अगर चिपचिपापन पाया जाता तो ये हवा के झोंके के साथ जा ही नहीं पाते, तो परागण कैसे होता। पूर्ण अनावृत पुंकेसर होता है, एकदम सही बात है भैया, जो उनका पुंकेसर होता है वो ढका नहीं होता, अनावृत होता है ताकि हवा चले और वो उड़ जाए, ये भी सही है। कह रहा है कि पिच्छाकार वर्तिकाग्र, हाँ पिच्छाकार वर्तिकाग्र होता है, लेदरी होता है ताकि वो परागकणों को पकड़ सके, तो ये भी आपका सही हो गया। कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। अब देखो कह रहा है कि तीव्र सुगंध युक्त पुष्प, भैया ये जो आपके जल परागित पुष्प होते हैं और वायु परागित पुष्प होते हैं, इनमें कोई भी सुगंध नहीं पाया जाता, क्योंकि इनको सुगंध की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये वायु और जल द्वारा परागण दर्शाते हैं, तो इनको मधुमक्खी और जो जीव है उनको आकर्षित करने के लिए सुगंध नहीं चाहिए। सुगंध और मकरंद तो वो उत्पन्न करते हैं ना कि जो परागण कीटों द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है, जो जीवों द्वारा होता है, ये तो अजीवी परागण है, तो इसमें सुगंध की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यानी पूछ रहा था कौन असत्य होगा, तो यही आपका सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो। कारण कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का वितरण संभावित कारण के कारण सीमित होता है, क्यों होता है, क्या कारण है कि उनका जो भौगोलिक क्षेत्र होता है सीमित होता है। तो आप जब 11 का वनस्पति चैप्टर पढ़ते हो, वनस्पति जगत, वहां आप टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट पढ़ते हो, और आप लोग पढ़ते हो कि इन दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सीमित होता है, क्यों, क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जहां जल होगा वहीं ये पाए जाएंगे। अब भैया जल नहीं होगा निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो ये नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब भैया इनका जो कारण होता है वो क्या होता है, वो कारण क्या होता है कि इनको नर स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, या निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीजाणु में सामान्यतः कितने भ्रूणकोश उपस्थित होते हैं। सामान्यतः जनरली पूछ रहा है कि जनरली कितने भ्रूणकोश होते हैं। तो जनरली तो एक ही होते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक भ्रूणकोश हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, बहुभ्रूणता कह देते हैं। ठीक है, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, पर परागण के संदर्भ में विषम को चुनिए। पर परागण में किस संदर्भ में कौन विषम होता है, तो ध्यान से सुनना, ये जो वेलिसनेरिया होता है, जो हाइड्रिला होता है और जो स्टेरा जो होता है, इन तीनों में परागण पर परागण होता है, और जो पर परागण होता है भैया वो किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। लेकिन आपका जो वाटर लिली होता है, ध्यान से सुनना इसको, क्या वाटर लिली, और एक चीज होता है इसमें जिसे हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का मतलब होता है जल कुंभी, क्या होता है भैया, जल कुंभी, जिसे आइकोर्निया कहते हैं। वाटर लिली और जलकुंभी दोनों जलीय पादप तो हैं, लेकिन इनमें जो परागण होता है ना वो कीट और वायु के द्वारा होता है। तो इन तीनों में आपका जल का द्वारा हो रहा है, इसमें वायु के द्वारा हो रहा है, मतलब ये विषम हो गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बस भैया आपके क्वेश्चन हो गए। आज हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन के लगभग हमने किया है। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, आपके एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन थे। हमसे जितना हो सका उतना हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया। बाकी अब आप लोगों की बारी है कि कमेंट में बताओगे कि कैसे लगा वीडियो। कम से कम हम ये नहीं सोचते कि ज्यादा लोग वीडियो देखें, हम ये सोचते हैं कि कम से कम हमसे जितने लोग जुड़े हैं वही वीडियो के देखें। हमारे ग्रुप में 100 लोग हैं, अगर 100 लोग ही वीडियो देख रहे हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ कि जितने लोग हैं प्रॉपर पढ़ने वाले हैं, सभी लोग जुड़े हैं। तो आप लोग वीडियो देखो और भैया कमेंट करो और लाइक और शेयर, आपका मन करे तो करना, चैनल को सब्सक्राइब आपका मन करे तो करना, ना मन करे तो मत करना, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप लोग अगर चैनल से जुड़े हैं तो मेन उद्देश्य पढ़ना, और आप लोग पढ़ो, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना भैया, क्योंकि आप लोगों को एक एक कमेंट से हमें बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अगला चैप्टर जब आएगा हम आपको ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। चलिए।